हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस आपको थ्योरी बेस दे चुके हैं। आज से हम इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के बारे में बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया इस या क्यों जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। बट क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, इसको बनाने से पहले आपको बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं उस टाइमिंग पीरियड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल और केवल कैश बेसिस की बात करता है। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और आपको ये भी बता दूं मैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते ही आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है कि नहीं बनाया है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए बनाया ही जाता है ताकि आप इस बात को चेक कर सके कि किसी भी तरह के फ्रॉड तो नहीं हुए हैं, कोई भी पैसे का हेरा फेरी तो नहीं हुई। इस बात को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो सबसे लास्ट में आप करते क्या हो, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि 3 एक्टिविटीज हम आगे बात करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उससे जो चेंजेस आएगा पॉजिटिव या निगेटिव का, जिसे हम ओपनिंग में ऐड कर देंगे और फाइनली हमारा जो क्लोजिंग करंट फिगर है, हमारी क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट की, उससे अगर हमारा मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया है वो सही बनाया है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो इसके लिए हमको प्रोफार्मा बनाना पड़ता है, और उसको कैसे बनाया जाता है उसकी बात सबसे पहले हम उसकी बात करने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आप किसकी बुक्स में बना रहे हो। मैंने लिखा XYZ किसी भी कंपनी का नाम है। जिस डेट को आप बनाओगे उस लिख दोगे फॉर द ईयर इन डेट, जो भी डेट आपकी दी गई हो। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा। उसके बाद हमारा जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ये पहला अमाउंट का कॉलम हमारा कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम होता है, और इसके बाद जो अमाउंट का कॉलम है वो हमारा क्या है, टोटल का कॉलम होगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी पे बात होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हमारे को जो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, हम लिखते क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर टैक्स। जब लॉस होगा तो टैक्स की कोई बात ही नहीं होती, बट नॉर्मली ये बात मैंने लिखा नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है, क्योंकि हर बिजनेस नॉर्मली प्रॉफिट के लिए बात करता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमको अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम डायरेक्टली इसे ले लेंगे, और अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको मैं आप इसके भी परफॉर्मा के बाद आपको बताऊंगा। उसके बेस पे आप कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट आप निकाल देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बताया आपको कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और 3 एक्टिविटीज में जो कि हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं डिसअलाउड करके, एक्सपेंस या इनकम जो भी है। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, अगर वो फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेट कर रहा है तो भी उसको हम यहाँ से हटा देंगे और उसको वहां पे ले जाके उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लिखा हुआ है एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ वो एक्सपेंसेस होता है जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, जो रिटर्न ऑफ अगर आपको दिया हुआ है तो ये चीजें आपकी क्या होंगी, आपकी यहां से डिसअलाउ कर दी जाएंगी। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे आपके गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये जो भी चीजें हैं, अगर इसका रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है तो इसको यहां से हटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, अगर कोई लोन है, लोन पे हमने इंटरेस्ट दिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो उसको यहां से हटा दिया है। क्योंकि लोन जो हम लेते हैं वो अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए लेते हैं, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट मानना चाहिए, इसलिए हम इसे यहां से हटा देते हैं। फिर लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम अपनी फाइनेंसिंग नीड को फुलफिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड को फुलफिल करने के लिए होती है। तो जो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही दिखाएंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, क्योंकि अगर इसको हम अलाउ कर चुके हैं तो इसको भी हमको क्या करना होगा, डिस अलाउ करके, क्योंकि एक्सपेंस जो चीज घटाई गई है उसको हम जोड़ के रिवर्स काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आपकी क्या होगी, डिस अलाउ कर दी जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस में ये तमाम जो अमाउंट होती है वो ऑटोमेटिक एडजस्टेड होती है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हम करते हैं उसको हम पीएल स्टेटमेंट में भले ही अपने लॉस की तरह खर्चे दिखा देते, बट वो लॉस प्रैक्टिकली रियल में अभी का खर्चा नहीं है, वो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा एक्सपेंस हो, तो इसीलिए उसे हम अभी क्या करते हैं, डिस अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मोटिव ही यही है कि हम इस बात को चेक करना चाहते हैं कि कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, जिससे हम अपनी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस चेंजेस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे पहुंच सकें। इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, डिस अलाउड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस की हुई चीजें वो प्लस कर दिया। उसी तरह से डिस अलाउड इनकम्स भी होती हैं, जिसे आप लिखेंगे ऐड कर चुके होते हैं, उसको आप माइनस करोगे, लेस करोगे। जैसे लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड में मिल रहे हैं, तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे दिखाया गया है तो उसे अभी यहाँ हम डिसअलाउ कर देंगे और वहां पे जाके इसे हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। इसी तरह रेंट रिसीव दिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको आपने किराए पे दिया होगा, उससे किराया मिला, तो उस पर आपने वहां पे जो प्रॉपर्टी को खरीदा उसका खर्चा वहां दिखाया है, तो उसकी इनकम भी हमको वहां दिखानी चाहिए। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो सेलिंग पार्ट, सेलिंग वैल्यू में ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसे अगर यहाँ पे हम अलग से ना दिखा के वो सेलिंग में ही डायरेक्टली दिखाई जाएगी, यहां से हम डिसअलाउ कर देंगे। इसी तरह से डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डीडी, अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रोविजन ऑफ फॉर डीडी की अमाउंट कम हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे। और ये तमाम चीजें जोड़ के एक साथ या माइनस करेंगे ऊपर की फिगर में से, और आपको जो फिगर मिलेगी वो होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं की गई। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, क्योंकि अभी इसके पास के वीडियोस में आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग रेशियो में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। तो अब हमको देखना होगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहा है। इसमें किया क्या जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स अगर कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, कुछ पैसा हमको मिल जा रहा है, मेरी रिसीविंग है, तो कैश फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, हमने किसी से उधार ले लिया, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, बट प्रेजेंट में क्या हुआ, हमारी कैश इनफ्लो हुई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो, तो उनकी फिगर को कंसोलिडेट करके ऊपर की और इस एक्टिविटी के बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका रिवर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस किया जाएगा। जैसे दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, हमने कोई करंट स्टॉक खरीद लिया, हमने किसी को उधार माल बेच दिया जिससे हमारे डेटर्स बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ, हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, हमारा पैसा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इंक्रीज इन करंट एसेट्स अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है तो वो माइनस किया जाएगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने करंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया। करंट लायबिलिटीज का जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा फॉल ऑफ कैश होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिसे मैंने ब्रैकेट में डिनोट करके दिखाया हुआ है। और इसके बाद हमको जो मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है करंट ईयर का, तो आप उसे माइनस कर देंगे, वो पैसा माइनस होगा। और अगर रिफंड मिल रहा है तो आप उसे ऐड कर देंगे। और अगर
इन सब चीजों को करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम आगे चलेंगे और अपनी सेकेंड एक्टिविटीज पे बात करेंगे। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक एक चीज दी हो, जैसी क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करेंगे। अब बात हम जो सेकंड एक्टिविटी पे करने जा रहे हैं, ये पूरा परफॉर्म आप बता रहा हूं मैं आपको, वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने सबसे पहले ऊपर हेडिंग की तरह आपको लिखना होगा, आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी फिक्स एसेट्स जो अगर बेची जा रही है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, पैसा आएगा, तो उसे पॉजिटिव फिगर दिखाया। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके कोई सेल आउट हो रहे हैं उससे पैसा मिलेगा, वो भी पॉजिटिव की तरह दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, जो आपके पहले मैंने अभी ऑपरेटिंग या एक्टिविटीज में डिसअलाउ जो चीज किया था, वो सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी इनकम की तरह ट्रीट की जाएंगी और आपको इसे प्लस करना होगा। इसका रिवर्स, जैसे अभी मैंने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में बोला था, वैसे ही परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगर आपको दी गई हैं तो पैसा जाएगा, जिसे आप निगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। इसी तरह से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको दिए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको दिए हैं, तो उससे भी आपका पैसा जाएगा, जिसे भी आप निगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ निगेटिव आएंगे, और इतनी चीजों का जो ये चीजें हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, इसको केवल बार को लेके और आप जो रिजल्ट देंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव बैलेंस आएगा तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम जो बनाते हैं वो थर्ड एक्टिविटी जो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हमारी फाइनेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए होती है। इसमें हम लोग क्या चीज दिखाते हैं, जैसे इक्विटी शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, इससे क्या होगा, पैसा आएगा। तो जो पैसा आएगा वो पॉजिटिव बैलेंस को बात करेगा। मैंने लिखा इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, जो भी आपको दिया हो। इसी तरह से ये डिबेंचर जो होता है वो आपको ध्यान रखना, वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। इसी तरह से आपने कोई लोन ले लिया, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया या शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो वो आपके क्या हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट होगा। आपको दिया हुआ इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है, करंट ईयर का बैलेंस दिया, उसमें आपको देख रहे हैं कि करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पॉजिटिव बैलेंस को बताएगा, मतलब हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज किया और मेरे को और पैसा मिल गया। इसका रिवर्स, अगर वो डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसे हम निगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, निगेटिव बैलेंस के रूप में दिखाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है तो आप माइनस कर देंगे, किस तरह दिखाएंगे इसी एक्टिविटी में। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना है, तो उसमें जो खर्चे बैठेंगे वो हमारा क्या होगा, इसी एक्टिविटी का पार्ट होगा, और ये निगेटिव बैलेंस होगा, पेमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ये सब क्या है, हमारे इसी एक्टिविटी के क्योंकि पार्ट हैं, तो इस पे जो भी खर्चे आएंगे वो हमारे क्या होंगे, निगेटिव पार्ट कहेंगे। रिपेमेंट ऑफ लोन अगर हमने कर दिया, चाहे शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट हो रहा हो, तो पैसा जाएगा, निगेटिव बैलेंस बताएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिबेंचर हमारे कम हो रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्वेश्चन में है तो निगेटिव बैलेंस। तो ये तमाम चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव और निगेटिव डेटा दिया हुआ है, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, और इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अलग आंसर आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अलग आंसर आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अलग आंसर आ गया। किसी का पॉजिटिव आएगा, किसी का निगेटिव आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कि तीनों निगेटिव भी आ सकता है। इसके बाद हम सबसे लास्ट स्टेज पे जो काम करते हैं वो करते क्या है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन हो सकता है दिया हो, प्लस चेंजेस। इन तीनों एक्टिविटी के आंसर को आप जोड़ लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, इसीलिए वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज। पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, और निगेटिव है तो डिक्रीज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, और या डिक्रीज हो रहा है और लगा दिया मैंने तो उसे माइनस करेंगे, तो वो हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा।
कोई भी दो चीजें दी है तो तीसरी चीज हम लोग क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग जो की थी वहां लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले जो हमको करना क्या होगा, हमारे को करंट ईयर का अगर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट जब होता है तभी रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर वो हो चुका है, कंसीडर किया जा चुका है, तो उसे हम आप क्या करेंगे, डिसअलाउ करके ऐड कर देंगे। कोई प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का पेमेंट हुआ होगा, तो उसे आप डिसअलाउ कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर में किया गया होगा वो करंट ईयर में पेमेंट हुआ होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आपका, वो भी आपका यहां पे डिसअलाउ करके ऐड कर दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने जो करंट ईयर में प्रोविजन करते हो वही हमारा क्या होता है, माना जाता है कि पेमेंट, इसमें आप डिसअलाउ कर दिया। और रिफंड ऑफ टैक्स आप यहां क्या करेंगे, उसे आप लेस कर देंगे और इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने क्वेश्चन की जो प्रोफार्मा बताया था तो उससे सबसे लास्ट में लिखा था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है वो आप ध्यान रखिए। कैश बैलेंस दिया हो, बैंक बैलेंस दिया हो, करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से दिया हो, चेक दिया हो या ड्राफ्ट दिया हो, इनमें से कोई भी चीजें अगर आपको दी गई हैं ओपनिंग या क्लोजिंग डेटा में, तो याद रखिएगा इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको होपफुली पूरा प्रोफार्मा समझ में आ गया होगा। और अब हम जो इसके बाद आपको वीडियो देंगे उस पर क्वेश्चंस जो देंगे, आप इन प्रोफार्मे को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे।